प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। ये शुभ घड़ी मानव मन में परिवर्तन लाए, अम्मा ये प्रार्थना करती हैं। शब्दों से अधिक हमारे कर्म बोलें, ऐसा हो। अतः हर कर्म हम में प्रेम, करुणा और सम्मान की लहर पैदा करे। जैसा कि लोगों में है, दीप हमारे हृदयों को आलोकित करे। इस संसार में सकल चराचर में वो प्रकाश फैलाएं। ये सब अम्मा भगवान को समर्पित करती हैं। नमस्ते। आयुध इंडिया और C20 के जेंडर इक्वालिटी के वर्किंग ग्रुप की तरफ से आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मोक्षामृत चैतन्य, आयुध इंडिया का नेशनल कोऑर्डिनेटर। आज हम बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी अर्थात लैंगिक समानता के विषय पर। इस विषय पर बात करने से पहले आइए हम ये जान लें कि जिस कारण से आज हम यहाँ ये बात कर रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या है। जैसा कि आप सब ने ये सुना होगा, इस वर्ष G20 की अध्यक्षता स्वयं भारत कर रहा है। हमारे देश के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है, लेकिन इस गौरव के साथ साथ भारत के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। G20 के अंतर्गत बहुत सारे एंगेजमेंट ग्रुप्स कार्यरत हैं और अथक प्रयास कर रहे हैं ताकि ऐसी नीतियां बनाने में वे सहयोग दे सकें जिनसे पूरे विश्व का भला हो। एक भारतीय नागरिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हम G20 के इन विभिन्न एंगेजमेंट ग्रुप्स के द्वारा चलाए जाने वाले अभियानों में और हर तरह के प्रयासों में अधिक से अधिक योगदान दें। G20 के अंतर्गत C20 अर्थात सिविल 20 नाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंगेजमेंट ग्रुप है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान भारत सरकार ने श्री माता अमृतानंदमयी देवी को इस वर्ष C20 की अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री माता अमृतानंदमयी देवी के बारे में एक छोटा सा परिचय मैं आपको देना चाहूंगा। श्री माता अमृतानंदमयी देवी, जिन्हें लोग प्यार से अम्मा कह के भी बुलाते हैं, अम्मा अर्थात माँ, और विदेशों में उन्हें हगिंग सेंट के नाम से भी जाना जाता है। वो संत जो सबको अपने गले लगाता है। C20 के अंतर्गत लैंगिक समानता के मुद्दे पर जो वर्किंग ग्रुप काम कर रहा है, उसका मार्गदर्शन स्वयं अम्मा कर रही है। अम्मा ने लैंगिक समानता और नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से अम्मा ने शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्रों में महिलाओं की सहायता करने के उद्देश्य से कई परियोजनाएं स्थापित की हैं। अम्मा की यूनिवर्सिटी, जिसे अमृता विश्व विद्यापीठम के नाम से भी जाना जाता है, नारी सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की एक जीती जागती मिसाल है। अम्मा की यूनिवर्सिटी में चाहे पुरुष हो या महिला, दोनों समान रूप से ऊंचे पदों पर नियुक्त किए गए हैं। चाहे वो प्रशासनिक मामले से संबंधित कोई पद हो या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले से संबंधित। संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशंस ने आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली अमृता विश्व विद्यापीठ को लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए भारत का सबसे पहला यूनेस्को चेयर घोषित किया है। अम्मा एक आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ एक मानवतावादी भी हैं। अम्मा के आश्रम ने पूरे भारत में बेघरों के लिए 47,000 से भी अधिक घरों का निर्माण किया है। अम्मा का आश्रम केरल में 500 बच्चों के लिए एक अनाथालय भी चलाता है। अम्मा को अहिंसा के लिए गांधी किंग पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ श्री ज्ञानेश्वर विश्व शांति पुरस्कार, महावीर महात्मा पुरस्कार आदि से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। वर्ष 2018 में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अम्मा को स्वच्छ भारत कोष में सबसे बड़ा योगदान देने के लिए पुरस्कृत किया था। इस वर्ष
G20 का थीम महा उपनिषद नामक एक उपनिषद के मंत्र से लिया गया है। G20 का थीम है वसुधैव कुटुंबकम, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। आज पूरे विश्व को महाउपनिषद के इस मंत्र की गहराई में जाने की और इस पर विचार मंथन करने की बहुत आवश्यकता है। पिछले 4 दशकों से अम्मा ने दुनिया के लगभग हर देश के लोगों को अपने गले लगाया है। एक मां की तरह अपने सीने से लगा के उन्हें सांत्वना दी है। फिर चाहे वो किसी भी लिंग का हो, चाहे किसी भी रंग का हो, चाहे किसी भी मजहब का हो, या फिर किसी भी देश का। और यह क्रम आज भी जारी है। अम्मा से मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को न केवल अम्मा अपने गले से लगाती हैं, बल्कि अम्मा उनकी परेशानियों का समाधान भी करती हैं। एक मां की तरह अम्मा उनके आंसू भी पहुंचती हैं और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करती हैं। यही कारण है कि अम्मा को कई लोग यूनिवर्सल मदर अर्थात विश्व माता के नाम से भी जानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम के महान और उदार संदेश को अम्मा एक प्रत्यक्ष और मूर्त रूप से विश्व के कोने कोने में ले गई हैं। अम्मा वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ ह्यूमन एम्पावरमेंट पे भी जोर देती हैं, क्योंकि जब तक समस्त मानव राशि अज्ञान की निद्रा से नहीं जागेगी, तब तक स्त्री सशक्तिकरण सही मायने में नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं लगता कि आज विश्व में अम्मा से बढ़कर जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में कोई और होगा, क्योंकि अम्मा विश्व मातृत्व के भाव में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। अम्मा का दृष्टिकोण विश्व मातृत्व का दृष्टिकोण है। अम्मा की सोच विश्व मातृत्व की सोच है, जिसमें समस्त प्राणियों का कल्याण निहित है। मुझे तो लगता है कि विश्व की हर स्त्री को अम्मा को अपना रोल मॉडल अर्थात प्रेरणा का स्रोत मानना चाहिए। अम्मा एक मछुआरे परिवार में जन्मी थी। घर वालों ने 4th कक्षा से अधिक पढ़ने की अनुमति नहीं दी। सांवले रंग की थी। आर्थिक संसाधनों का भी अभाव था। लोगों के दुख अम्मा से देखे नहीं जाते थे, इसलिए छोटी ही उम्र से उन्होंने लोगों को अपने गले लगाना आरंभ कर दिया और इसी कारण से उनके घर वाले उनसे परेशान रहते थे। कई गांव वाले भी उन्हें प्रताड़ित करते रहते थे और कई तरह से कष्ट पहुंचाते थे। अम्मा को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, परंतु अम्मा सदैव मातृत्व में प्रतिष्ठित रही और अपनी गहन आध्यात्मिकता के बल पर आज पूरी दुनिया में अम्मा अपने विश्व मातृत्व के लिए जानी जाती हैं। और अम्मा से ही प्रेरित एक युवा संगठन है जिसका नाम है आयुध। आयुध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को निष्काम सेवा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इससे समाज को तो लाभ होता ही है और साथ साथ युवाओं का समग्र व्यक्तित्व विकास अर्थात होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। इस वर्ष C20 के जेंडर इक्वालिटी वर्किंग ग्रुप ने और आयुध ने मिलकर लैंगिक समानता के विषय पर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए भागीदारी की है। इसी भागीदारी के फलस्वरूप आज यहां इस विषय पर कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। लैंगिक समानता क्या है और क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, यह बात भारत के हर व्यक्ति तक, खास करके युवाओं तक और बच्चों तक पहुंचे, यही हमारा प्रयास है। लैंगिक समानता को समझने के लिए यह समझना आवश्यक है कि लैंगिक असमानता क्या है। लैंगिक असमानता का अर्थ है किसी भी लिंग के व्यक्ति के साथ दूसरे लिंग के व्यक्ति की तुलना में भेदभाव या कोई पक्षपात पूर्ण व्यवहार। इस भेदभाव के कारण सभी लिंगों को एक जैसी शिक्षा, एक जैसे अधिकार, एक जैसा आदर और सम्मान या एक जैसे अवसर या फिर सामाजिक सुरक्षा या सुविधाएं नहीं मिल पाती। लैंगिक असमानता के कारण समाज में असंतुलन पैदा हो जाता है और इस असंतुलन से छुटकारा पाने के लिए हमारे समाज में लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता फैलाना बहुत आवश्यक हो गया है। बहुत सारे लोग अभी भी यह सोचते हैं कि लैंगिक समानता
केवल महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि लैंगिक समानता केवल महिलाओं का विषय नहीं है। लैंगिक समानता का संबंध जितना स्त्रियों से है उतना ही पुरुषों से भी है, और तो और इसका संबंध ट्रांसजेंडर्स अथवा किन्नरों से भी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज विश्व में 195 देश हैं। हर वर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है। इस रिपोर्ट को ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट के आंकड़े ये दर्शाते हैं कि किसी भी देश में लिंग के आधार पर कितनी समानता है। वर्ष 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भाग लेने वाले 156 देशों में भारत 140वें स्थान पर था। यह हमारे देश के लिए एक शर्म की बात है। 156 देशों में से भारत का 140वें स्थान पर होना यह बताता है कि 139 देशों में पुरुषों और महिलाओं के बीच का भेदभाव और असमानता भारत की तुलना में कम है, और केवल 16 ऐसे देश हैं जहां भारत की तुलना में पुरुषों और महिलाओं के बीच का भेदभाव अधिक है। जैसे हम आर्थिक क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रगण्य हैं, वैसे ही हमें यह प्रण लेना होगा कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की सूची में भी हम ऊपर उठ सकें। लैंगिक समानता का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस अथवा संयुक्त राष्ट्र के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से एक लैंगिक समानता अथवा जेंडर इक्वालिटी भी है। अम्मा की यूनिवर्सिटी में यूनेस्को चेयर फॉर जेंडर इक्वालिटी के केंद्र ने इस दिशा में कई कदम उठाए, जैसे महिलाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग देना, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की सहायता देना इत्यादि। अम्मा के आश्रम ने अमृताश्री स्कीम के अंतर्गत माइक्रो फाइनेंस के द्वारा गरीब महिलाओं को अपना स्वयं का बिजनेस शुरू करने के लिए धनराशि प्रदान की, और आज पूरे भारत में अमृताश्री योजना से लाभान्वित 2.5 लाख से भी अधिक महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी होकर अपने पैरों पर खड़ी हैं। अम्मा के आश्रम द्वारा गोद लिए हुए 101 गांव में महिलाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, सिलाई और बुनाई का काम उन्हें सिखाया जाता है। इतना ही नहीं, उन्हें अपने लिए स्वयं शौचालय निर्माण करने का काम भी सिखाया जाता है, और साथ ही साथ उन्हें लिखने और पढ़ने का पूरा अवसर दिया जाता है। अम्मा कहती हैं कि लैंगिक असमानता हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर रही है। यह केवल मानवाधिकार का मुद्दा नहीं है। अगर हम महिलाओं और किन्नरों की शक्ति, सामर्थ्य और क्षमताओं को उपयोग में नहीं लाएंगे तो इससे पूरे विश्व को नुकसान होगा। स्त्रियों को समान अधिकार से वंचित करके हम आधी आबादी को एक अच्छा जीवन जीने के अवसर से वंचित कर देते हैं, और इसका बुरा असर हम सब की माताओं और बहनों पर भी पड़ता है। जब हम सब लैंगिक असमानता को बढ़ावा देते हैं, तब हम जाने अनजाने अपनी माताओं और बहनों को भी एक नर्क में धकेल देते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला या फिर किन्नर। सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, और हर प्रयास किया जाना चाहिए कि सभी को समान अधिकार मिले, समान रूप से संसाधन उपलब्ध हों और समान अवसर दिए जाएं। और इतना ही नहीं, समाज में सभी लिंग के व्यक्तियों का एक जैसा आदर और सम्मान हो। हम सबको ये शपथ लेनी चाहिए कि हम किन्नरों को भी समाज में उतना ही आदर और सम्मान देंगे जितना हम किसी और लिंग के व्यक्ति को देते हैं। हमें किन्नरों को भी अपने समाज का गरिमापूर्ण अंग समझना पड़ेगा और उनके प्रति किसी भी अपमानजनक विचारधारा का विरोध करना पड़ेगा। लैंगिक असमानता के कारण स्त्रियों के प्रति भेदभाव अंततः हिंसा का कारण बनती है और समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। हमें सभी महिलाओं और लड़कियों के प्रति हर तरह की हिंसा का विरोध करना चाहिए, चाहे वह सार्वजनिक रूप से हो या फिर हमारे घरों या परिवारों में हो। जो लोग बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या और महिला जननांग विकृति जैसी
हानिकारक प्रथाओं के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें कानून द्वारा कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दुनिया भर में महिलाओं की तस्करी और यौन शोषण को रोका जाना चाहिए। जो कट्टरपंथी और रूढ़िवादी विचारधाराएं बेटियों को परिवार का बोझ समझती हैं, ऐसी विचारधाराओं को जड़ से मिटा देना चाहिए। अक्सर भारतीय परिवारों में बेटियों की तुलना में बेटों से बेहतर व्यवहार किया जाता है। इसी के कारण छोटी आयु से ही हम अपने बच्चों में लैंगिक असमानता का बीज बो देते हैं, जिसका दुष्परिणाम पूरा समाज झेलता है। आज ये जरूरी हो गया है कि हम छोटी उम्र से ही अपने परिवारों में लड़कों और लड़कियों के साथ एक जैसा व्यवहार करें, उन्हें एक जैसा प्रशिक्षण दें, उन्हें दूसरे लिंग के प्रति आदर और सम्मान करना सिखाएं और उन्हें जीवन में उन्नति करने के लिए एक जैसा प्रोत्साहन प्रदान करें। घरों में खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने जैसा काम बेटों और बेटियों को समान रूप से सिखाया जाना चाहिए। ऐसे कामों का बोझ केवल बेटियों पर नहीं डाला जाना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने बेटों और बेटियों को समान रूप से बेसिक लाइफ स्किल्स का भी प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। जिन घरों में पुरुष, चाहे वो बड़े हों या छोटे बच्चे, घर में कामकाज में हाथ बटाते हैं, उन घरों में दूसरे घरों की तुलना में परिवार के सदस्यों के बीच अधिक प्रेम, सहानुभूति, आदर और सद्भावना होती है। एक और महत्वपूर्ण बात का हमें ध्यान रखना है। स्त्रियों के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा, चाहे वो हिंसा शारीरिक रूप से हो या फिर मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से, हर प्रकार की हिंसा का हमें विरोध करना है। और स्त्रियों के प्रति इस हिंसा के पीछे केवल पुरुष ही नहीं, दूसरी स्त्रियां भी शामिल होती हैं। दुर्भाग्य की बात है कि आज 21वीं सदी में भी, जब साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मनुष्य इतनी प्रगति कर चुका है, आज भी महिलाओं का शोषण, महिलाओं का उत्पीड़न, शारीरिक और मानसिक रूप से महिलाओं के प्रति हिंसा, महिलाओं की तस्करी, वुमेन ट्रैफिकिंग, ऐसी कई सामाजिक बुराइयां हमारे समाज को आज भी त्रस्त कर रही हैं। यहां तक कि तथाकथित प्रगतिशील देशों में भी हमें लैंगिक पक्षपात आज भी देखने को मिलता है। पूरी मानव राशि को इसे रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए और महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वस्थ समाज की संरचना करनी चाहिए। यद्यपि आज महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं, चाहे वे विज्ञान हो, चाहे खेलकूद हो या फिर राजनीति, परंतु अभी भी समाज में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि महिलाएं पुरुषों की तरह कुछ काम नहीं कर सकती। ऐसी मानसिकता के लोग एक स्त्री या एक किन्नर द्वारा किए गए काम का मूल्य एक पुरुष द्वारा किए गए समान काम के मूल्य से कम समझते हैं। इसी कारण कहीं कहीं एक जैसा काम करने वाले कर्मचारियों में स्त्री कर्मचारी को पुरुष कर्मचारी की तुलना में कम तनख्वाह दी जाती है। इस तरह के व्यवहार की हम सबको निंदा करनी चाहिए, ताकि ऐसा करने वालों को भविष्य में प्रोत्साहन ना मिले। एक माँ जो एक गृहिणी या हाउसवाइफ है, जिसे हम होममेकर भी कहते हैं, वह घर में रहते हुए भी राष्ट्र के निर्माण में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जितना एक पिता जो अधिकतर घर से बाहर रहकर पैसे कमाता हो। केवल इसलिए कि वो पुरुष पैसा कमाता है, उसका काम परिवार की देखभाल करने वाली स्त्री की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो जाता। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि माताएं बच्चे के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और अगर हम महिला की भलाई सुनिश्चित कर लें तो निश्चित रूप से हम एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हर क्षेत्र में, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो अथवा राजनैतिक क्षेत्र, या फिर इकोनॉमिक्स अथवा अर्थशास्त्र हो, या फिर डोमेस्टिक अफेयर्स अथवा घरेलू मामले हो, महिलाओं को नेतृत्व और निर्णय लेने में समान रूप से भागीदार बनाना पड़ेगा। कई लोगों के मन में यह गलत धारणा है कि स्त्रियां शारीरिक रूप से दुर्बल होती हैं। सच्चाई तो यह है कि आज भी भारत में कई गांवों में ग्रामीण महिलाएं खेतों में दिन भर कड़ी मेहनत करती हैं। साथ ही साथ
घर के पशुओं की देखभाल भी करती हैं, किसी किसी जगह पर कई मील जाकर पानी भी भरती हैं, कपड़े भी धोती हैं और साथ ही साथ घर का बाकी कामकाज भी संभालती हैं। जबकि उनके परिवार के पुरुष सदस्य या तो उस समय ताश के पत्ते खेल रहे होते हैं, या फिर हुक्का पी रहे होते हैं, या शराब पी रहे होते हैं, या फिर सो रहे होते हैं। शहरों में भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो दिन में बाहर नौकरी करती हैं और शाम को अपने घर का कामकाज संभालती हैं। तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि स्त्री किसी भी तरीके से शारीरिक रूप से दुर्बल है। और इतिहास गवाह है उन स्त्री वीरांगनाओं का जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, सुचिता कृपलानी, अरुणा असफ अली, बेगम हजरत महल, लक्ष्मी सहगल, रामप्यारी गुर्जर, झलकारी बाई, ताराबाई भोसले, रानी कर्णावती, शिवदेवी तोमर और दुर्गाबाई देशमुख जैसी अनेक महिलाएं जिन्होंने अंग्रेजों और मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए थे, ये सब वीर स्त्रियां हमारे देश की हर स्त्री के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अम्मा कहती हैं कि अगर कोई महिला ठान ले तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक महिला नहीं कर सकती। जो कुछ भी एक पुरुष कर सकता है वो सब एक महिला भी कर सकती है। लेकिन महिलाओं को हमेशा अपने मातृत्व में प्रतिष्ठित रहना चाहिए। महिलाओं को पुरुषों की नकल करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब जब महिलाएं अपने मातृत्व को, जो कि उनका मूल स्वरूप है, भूल जाती हैं, तब तब विश्व में सद्भावना नष्ट हो जाती है और विश्व का विनाश शुरू हो जाता है। मातृत्व का अर्थ केवल बच्चों को जन्म देने से नहीं, पुरुषों और स्त्रियों दोनों में मातृत्व की शक्ति होती है, परंतु स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से यह शक्ति अधिक प्रकट होती है। जब हमारे भीतर सच्चा मातृत्व जागता है, तब हमारे मन में सारे विश्व के प्रति करुणा और प्रेम का उदय होता है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हर स्त्री जहां कहीं भी है, वह अपने मातृत्व की शक्ति को पुनः समझे और उसे खोजने के लिए हर संभव प्रयास करे, क्योंकि तभी हम इस दुनिया को दुर्गति से बचा सकते हैं। यदि महिलाएं और पुरुष एक दूसरे का सहयोग और समर्थन करना आरंभ कर दें तो निश्चित रूप से इस संसार में युद्ध और संघर्ष कम हो जाएगा, दुख कम हो जाएगा और शांति की कमी भी काफी हद तक कम हो जाएगी। जब तक पुरुषों और स्त्रियों के बीच सामंजस्य पुनः स्थापित नहीं किया जाता, तब तक इस विश्व में शांति केवल एक सपना बन के रह जाएगी। अम्मा कहती हैं कि पुरुषों को भी अपने स्त्रैण गुणों को जगाना होगा। पुरुषों को महिलाओं के प्रति अपने व्यवहार में सहानुभूति और संवेदना को जगाना पड़ेगा और स्त्री के नजरिए से इस दुनिया को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। आंकड़े बताते हैं कि इस दुनिया में ज्यादातर अपराध और हत्याएं पुरुष करते हैं, महिलाएं नहीं। प्रेम, करुणा और धैर्य महिलाओं के मूलभूत गुण हैं। स्त्रियों को यह समझना होगा कि अगर स्त्रियों को शक्तिशाली बनना है तो उन्हें अपने अंदर के मातृत्व को जगाना होगा, अपने अंदर के सद्गुणों को पुनः उजागर करना पड़ेगा, न कि पुरुषों की तरह आचरण करना या उनकी नकल करना। पुरुष जैसा बनने की दौड़ में स्त्री अपना विशेष स्थान खो देती है। पुरुषों की कार्बन कॉपी बनने की होड़ में न केवल महिलाओं की मौलिकता नष्ट हो रही है, बल्कि साथ साथ भारतीय परिवारों का ताना बाना भी बिगड़ रहा है। स्त्रियों को यह समझना होगा कि समाज में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए पुरुषों का साथ भी आवश्यक है। पुरुषों को भी यह समझने की आवश्यकता है कि समाज में लैंगिक समानता स्थापित करने से स्त्रियों को ही नहीं, पुरुषों को भी लाभ होगा। पुरुषों को हमेशा यही बताया जाता है कि उन्हें कठोर हृदय का, रफ एंड टफ होना चाहिए। ऐसे मानदंडों पर खरा उतरने के लिए पुरुषों को बहुत मानसिक तनाव से जूझना पड़ता है। शायद इसीलिए आमतौर पर पुरुष आंसू बहाकर अपने मन का बोझ हल्का करने को कमजोरी के रूप में देखते हैं और इसी कारण से पुरुषों का मानसिक तनाव स्त्रियों की तुलना में कहीं अधिक बढ़ जाता है। शायद इसीलिए स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष आत्महत्या कर बैठते हैं।
जिस समाज में लैंगिक समानता हो वहां स्त्रैण गुणों वाले पुरुषों का मजाक नहीं उड़ाया जाता। ऐसे समाज में पुरुष अपने कैरियर का चयन करने में भी स्वतंत्र होते हैं, चाहे वो अपने कैरियर के लिए सिलाई जैसा काम चुने या फिर बावर्ची का काम चुने या फिर नर्सिंग का काम चुने। जिनीवा के भाषण में अम्मा ने कहा था, अम्मा एक ऐसे समाज की कल्पना करती हैं जिसमें पुरुष और महिला एक पक्षी के दो पंखों की तरह एक दूसरे का साथ दे, जिससे इस संसार में प्रगति हो। अम्मा के इन वचनों में बहुत गहराई है। जैसे एक पंछी केवल एक पर से नहीं उड़ सकता, उसी तरह समाज का अगर हमें सर्वांगीण विकास करना है तो यह तभी संभव है जब किसी भी लिंग के आधार पर किसी का भी शोषण न किया जाए, पुरुषों और स्त्रियों के बीच में भेदभाव न किया जाए। लैंगिक समानता को कुछ लोग पुरुषों के खिलाफ एक प्रतिशोधपूर्ण आंदोलन के रूप में देखती हैं। ऐसी सोच बिल्कुल गलत है। पुरुषों के प्रति बदले की भावना का लैंगिक समानता से कोई लेना देना नहीं है। बदले की भावना लैंगिक असमानता को अधिक बढ़ावा देगी। प्रतिकार की भावना केवल समाज में और अधिक कलह पैदा करेगी। तो यह मूर्खता होगी यदि महिलाएं सभी पुरुषों को अपना शत्रु समझने लगे। हम सब जानते हैं और इतिहास भी गवाह है कि न केवल एनी बेसेंट, सावित्रीबाई फुले, ताराबाई शिंदे आदि महिलाओं ने महिलाओं के लिए काम किया है, परंतु पुरुषों ने भी महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अथक प्रयास किए हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, पेरियार ई.वी. रामास्वामी, ज्योतिराव गोविंदराव फुले, राजा राम मोहन राय इत्यादि लोगों ने नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अम्मा कहती हैं कि आज समाज में यह अनिवार्य हो गया है कि हम अपनी माताओं, बहनों और बेटियों की खुशहाली के लिए, उनकी समृद्धि और विकास के लिए आगे आए। पुरुषों को भी इस अभियान में आगे आना होगा ताकि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए पुरुषों का पूरा पूरा साथ मिल सके। जिनीवा में ग्लोबल पीस इनिशिएटिव ऑफ वुमेन, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल लीडर्स को संबोधित करते हुए अम्मा ने कहा था कि अम्मा की नजर में स्त्री और पुरुष एक बराबर हैं। कोई भी सच्चा धर्म महिलाओं को हीन दृष्टि से नहीं देखता। जिन्होंने ईश्वर को जान लिया है उनके लिए स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं। यदि दुनिया में कहीं भी ऐसे नियम पाए जाते हैं जो महिलाओं को उनकी स्वतंत्रता से रोकते हैं, या ऐसे नियम जो समाज में महिलाओं की प्रगति में बाधा डालते हैं, तो समझ लें कि ना तो वो ईश्वर की आज्ञा है और ना ही संत महात्माओं के वचन, बल्कि ऐसे नियम पुरुषों के स्वार्थ से पैदा हुए हैं। आज समाज के हर क्षेत्र में स्त्रियां और किन्नर पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन आज भी समाज के कुछ पुरुष प्रधान वर्ग अपनी महिलाओं को उच्च शिक्षा का विकल्प चुनने की अनुमति या प्रोत्साहन नहीं देते, और इसका परिणाम यह होता है कि समाज के ऐसे वर्गों की महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर और भावनात्मक रूप से उत्पीड़ित रहती हैं। ऐसी महिलाएं पुरुषों के हाथों की कठपुतली बनकर दुख से भरा जीवन व्यतीत करती हैं। ऐसे वर्ग के पुरुषों को बदलना होगा। महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सबसे पहला कदम है। जब हम लड़की को शिक्षित करते हैं तो हम भविष्य में आने वाले उसके पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। जो भी व्यक्ति स्त्रियों को केवल पुरुषों की वासना पूर्ति के साधन के रूप में देखता है या किसी भी प्रकार से उनका शोषण करता है, वेदों के अनुसार वह व्यक्ति कठोरतम दंड का पात्र है। समाज का कोई भी वर्ग या फिर कोई भी ऐसी विचारधारा जो महिलाओं को उपयोग में लाने वाली वस्तु मानता है, वह आतंकवाद, हिंसा, घृणा और भय को जन्म देता है। ऐसी विचारधाराओं को हमें जड़ से साफ करना होगा। भारतीय संस्कृति में लैंगिक समानता की अवधारणा अंतर्निहित है। अर्धनारीश्वर के रूप में ईश्वर का संकल्प, जो आधा पुरुष है और आधा स्त्री, पूरे विश्व में सबसे अनूठा संकल्प है। हमने परमेश्वर को केवल पुरुष के रूप में नहीं देखा, बल्कि पुरुष और स्त्री दोनों के रूप में देखा। अर्धनारीश्वर का संकल्प इस तथ्य को दर्शाता है कि भगवान
या ईश्वर पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव नहीं करता। भारतीय संस्कृति में पुरातन काल से ऋषि मनीषियों ने लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु जैसे मंत्रों का उद्घोष किया, जिसके द्वारा समस्त मानव राशि ही नहीं बल्कि हर जीव के, चराचर हर प्राणी के कल्याण की बात कही गई। हमारे उपनिषदों में जगह जगह पर विश्व में हर प्राणी के मंगल का संदेश दिया गया है। हमारी संस्कृति में स्त्री का सदा से सम्मान किया गया है, क्योंकि स्त्री जननी है, मां है और मां का स्थान सर्वोच्च। यही कारण है हमारे वेदों को भी हमने वेद माता कह के बुलाया, हमारे देश को भी हमने भारत माता कह के बुलाया, क्योंकि माता सबसे अधिक सम्मान और आदर की पात्र है। हमारे भारत में एक प्रसिद्ध श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वाः तत्र अफलाः क्रियाः। अर्थात जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहां देवता प्रसन्न होते हैं, लेकिन जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती, उनका सम्मान नहीं होता, वहां हर कार्य निष्फल हो जाता है। नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन की प्रथा भी हमें यही संदेश देती है। वेदों में जगह जगह पर नारी के महत्व और गौरव को दर्शाया गया है। विवाह के बाद स्त्री को धर्मपत्नी, सहधर्मिणी, साम्राज्ञी और अर्धांगिनी जैसे शब्दों से संबोधित किया गया है। अर्धांगिनी के जैसा शब्द इस बात का सूचक है कि पुरुष और स्त्री को हमने सदा से एक समान माना है। वेदों में विवाहित पुरुष के द्वारा किया गया यज्ञ तभी सफल माना गया है जब उसमें उसकी अर्धांगिनी भी शामिल हो। हमारे वेदों में बहुत सारी ब्रह्मवादिनी स्त्रियों का और ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे गार्गी, मैत्रेयी, लोपमुद्रा, घोषा, स्वाहा, हैमवती, गौतमी, हेमलेखा इत्यादि इत्यादि। ये स्त्रियां बड़े से बड़े विद्वानों को भी मात देने में सक्षम थी। शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच जो प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ था, उसकी निर्णायक मंडन मिश्र की धर्मपत्नी भारती को बनाया गया था। इससे स्पष्ट पता चलता है कि हमारी संस्कृति में नारी की शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था। कई सौ सालों की गुलामी के कारण हम लोग आज अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। विदेशों का, खास करके पाश्चात्य जगत का अंधाधुंध अनुकरण करने में हम अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानने की भूल कर रहे हैं। कई सौ वर्षों की गुलामी के कारण हम लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। विदेशों का, खास करके पाश्चात्य जगत का अंधाधुंध अनुकरण करने में हम अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानने की भूल कर रहे हैं। यही कारण है कि भारतीय समाज में आज दंभ, पाखंड और अराजकता फैली हुई है। अपनी संस्कृति को बुलाकर हम ना भारतीय रह गए हैं और ना ही पूरी तरह से पाश्चात्य जगत के हो पाए हैं। बड़े दुख और शर्म की बात है कि ऐसी पाखंडी मानसिकता के कारण सनातन धर्म की यह भूमि, जो नारी को सबसे अधिक सम्मान देने की बात करती है, वही भूमि आज पुरुषों और स्त्रियों के बीच समानता का दावा नहीं कर पा रही। इस पाखंडी मानसिकता को हमें बदलना होगा, ताकि एक बार फिर भारत विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचे। और यह तब तक नहीं होगा जब तक हम नारी को पुनः अपने समाज में उसका खोया हुआ सम्मान लौटा नहीं देते। पिछले कुछ दशकों से लैंगिक असमानता के हानिकारक प्रभावों के बारे में समाज में जागरूकता फैलाने के लिए कई संगठनों ने प्रयास किया है। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए भारत सरकार ने भी कई कदम उठाए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना इत्यादि इत्यादि। परंतु सरकार, गैर सरकारी संगठनों, एनजीओज और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ समाज में इस सकारात्मक बदलाव को लाने के लिए आम जनता को भी आगे आना पड़ेगा। लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा अभी लंबी है और हम लैंगिक समानता के लक्ष्य तक तभी पहुंच पाएंगे जब इस विषय के प्रति जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी केवल कुछ संगठनों की या सरकार की जिम्मेदारी नहीं, अपितु देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी बन जाएगी। हमें हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर ऑफिस में,
हर दुकान में, हर बाजार में जाकर लैंगिक समानता का दिया सबके मन में जलाना पड़ेगा। लैंगिक समानता के प्रति उन्हें जागरूक करना पड़ेगा। आइए हम सब मिलकर प्रतिज्ञा लें कि हम लैंगिक समानता के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करेंगे। जहां और जब भी हमें अवसर मिलेगा, हम लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता फैलाएंगे ताकि विश्व में हिंसा समाप्त हो और शांति और सद्भावना पुनः लौट आए। इसी आशा और प्रार्थना के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। You are the light. It's a proud privilege for me to launch this gender equality campaign in all the Delhi schools. And the idea of both these campaigns is to promote, to tell our students, to sensitize our students about gender equality. By this way, in my Directorate of Education, I have 18 lakh students. In private schools, we have around 26 lakh students. Overall, in 45 lakh students, through these 45 lakh students, we will be able to reach to more than 1 crore family, 1 crore people. So that is the idea. And I am sure that in our Delhi schools, we will be pioneer in launching these campaigns as we have done in the 999 challenge. I must really compliment Mokshamrita ji and his team because a wonderful 999 challenge was launched in our schools. I would also like to thank Amma for launching such a wonderful campaign, because this is the need of the hour. It is very, very important that both the genders are treated equally. So once again, I am very, very happy, and I would like to urge all my principals to execute this campaign with full faith and full enthusiasm in all our schools. Thank you so much. You are the